नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है मालदीव को लेकर। मालदीव में कोरोना वायरस से लड़ने में सहयोग देने के लिए मेडिकल टीम की मालदीव के राष्ट्रपति ने सराहना की है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान भारतीय मेडिकल कर्मियों के योगदान को सराहा। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपने देश में कोरोना वायरस से लड़ने के मौजूदा हालातों पर एक दूसरे को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय मेडिकल टीम और भारत द्वारा सप्लाई की गई दवाओं की वजह से कोरोना वायरस से नियंत्रण में काफी कामयाबी मिली है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर तेजस MK2 को लेकर आ रही है। दोस्तों तेजस MK2 पर लगने वाला ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अब कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा। जी हाँ, DRDO द्वारा विकसित OBOGS यानी कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल चीनी वायरस से प्रभावित मरीजों को लड़ने के लिए किया जाएगा, क्योंकि DRDO ने अब उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। DRDO का मानना है कि विमान के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए विकसित संशोधित OBOGS प्रणाली का उपयोग उन अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को फिर से भरने के लिए किया जाएगा जहां गंभीर हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि DRDO ने हल्के वजन के OBOGS प्रणाली के उत्पादन का प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को भरने के लिए केवल 14.5 किलोग्राम का होता है, ताकि ऑक्सीजन की संभावित कमी के कारण दूर के क्षेत्रों में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बनाए रखा जा सके। यानी कि दोस्तों LCA तेजस में इस्तेमाल होने वाला DRDO द्वारा विकसित किया गया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अब इस चीनी वायरस में प्रभावी रूप से लड़ने में काम आएगा। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी SSS डिफेंस शो की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी ने जिसने 7.62 इंटू 51 mm की स्नाइपर राइफल विकसित की है, जिसे वाइपर कहा जाता है। हाल ही में इस बंदूक का एक वीडियो उन्होंने डाला है। आपको बता दें कि जिसमें ये अपने सुपर स्मूथ शॉट एक्शन को प्रदर्शित कर रही है। 1000 मीटर से अधिक दूरी के लिए 7.62 इंटू 51 mm स्नाइपर राइफल और 20 से 24 इंच तक बैरल लंबाई विकल्प रेंज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ऊंचाई, हाथ की लंबाई और उंगली की लंबाई आदि को ध्यान में रखकर भारतीय सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जापान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जापान अपने अगले फाइटर जेट को, जिसको F3 या FX नाम दिया गया है, उसे अमेरिका या ब्रिटेन के साथ बनाने के बजाय घरेलू रूप से बनाएगा। और जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो अपने इस जेट का स्वदेशी रूप से विकास करेगा। दोस्तों जो प्रपोजल लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और BA ने दिया था, जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री एक्विजिशन को पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक जापान ने एयरफ्रेम पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अपने मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में, जो कि अगले 10 सालों के लिए जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी कि JSDF के आधुनिकीकरण और खरीद का फैसला देता है। जापान के प्रमुख रक्षा ठेकेदार मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री को 40 बिलियन से अधिक के सैन्य अनुबंध की और ये ले जाता है। कंपनी ने 2016 में ही जापान की स्टील्थ फाइटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर X2 को विकसित किया था। आपको बता दें कि F3 की लागत लगभग $185 मिलियन होगी और साथ ही जापान इसे अपने मित्र राष्ट्र हैं उनको भी निर्यात कर सकता है। जापान की सरकार और उसकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर पहले से ही चर्चा शुरू कर दी है। F3 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर से देश के F-15J ईगल्स को बदलने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि जापान ने अमेरिका से बोला था कि वो उनको F-22 रैप्टर को निर्यात करे, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका इसको किसी को बेचना भी नहीं चाहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां तक F3 की बात है, अभी एयरफ्रेम का अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जापानी सरकार इंजन, फ्लाइट सिस्टम, सेंसर्स और अन्य कंपोनेंट्स के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन करेगी, जो प्रस्तावित जेट को उसकी उन्नत क्षमताएं प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी सहयोग से सिस्टम की खरीद का कारण विकास लागत और समय को कम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगले दशक में क्षेत्र में चीन का विस्तार का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों को उनको तैनात करना है। आपको बता दें कि F3 एक ट्विन इंजन वाला लड़ाकू विमान होगा, जो कि 6 इंटरनल हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। विमान में ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा और लाइटर F-35 जेट का पूरक होगा। F3 के विकास से चीन और रूस के बीच की खाई को पाटने की उम्मीद भी नजर आ रही है, जिन्होंने इस क्षेत्र में उन्नत जेट को विकसित और तैनात किया है। आपको बता दें कि 2030 तक F3 का निर्माण पूरा किया जाएगा। F3 टोक्यो को अपनी घरेलू एरोस्पेस डिजाइन क्षमता को बनाए रखने की अनुमति देता है और साथ ही इस क्षेत्र में दुश्मनों को कड़ा संदेश भी भेजता है कि इसकी तकनीक की क्षमताओं के बारे में भी। चीन के द्वारा नई तकनीक में निवेश करने और सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि के साथ जापानियों ने अपने बचाव के लिए पूरी तरह से पश्चिमी सहयोगियों पर निर्भर रहना नहीं चुना है, और ये काफी अच्छी बात भी है। दोस्तों भारत भी अपने 5th जनरेशन के प्रोग्राम के लिए इसी तरीके से कार्य कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान टेंशन में आ गए हैं। भारतीय सेना की लगातार कार्रवाई के बाद पीएम खान ने सोमवार को खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच बातचीत में भारतीय सेना के आक्रामक रुख का मुद्दा उठा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों के बीच मुकाबले के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम इमरान खान और राष्ट्रपति अलवी ने घरेलू के साथ साथ विदेशी मामलों में विचारों का आदान प्रदान किया है। साथ ही इस बातचीत में भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया है। आईएसआई चीफ ने भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अवगत कराया। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का नाम निगरानी सूची से पाकिस्तान ने हटा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी निगरानी सूची से 18 महीनों के अंदर ही 4000 आतंकवादियों के नाम हटा दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला नाम लश्कर तोयबा आतंकी लकीउर रहमान लखवी का है, जो कि 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची से उसका नाम चुपके से हटा दिया है। आपको बता दें कि लखवी पर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इंटरपोल, रूस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और यूएन द्वारा या तो इसको वांछित घोषित किया गया है या फिर इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से हजारों लोगों को प्रतिबंधित सूची से हटाने की वजह जून में FATF की होने वाली बैठक है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। फरवरी में हुई बैठक में पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था। अगर पाकिस्तान उन मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से कंगाली से गुजर रही है और ब्लैक लिस्ट किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नियम के तहत उसकी मदद नहीं होगी। सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि मार्च से 1800 लोगों के नाम उसने हटा दिए हैं। हालांकि नाम हटाने के पीछे इमरान खान ने कोई वजह नहीं बताई है। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस लिस्ट में कुल 2018 में 7600 नाम थे, लेकिन 18 महीनों के बाद ये संख्या घटकर 3800 हो गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने आतंकियों को बचाने का प्रयास किया है और ताकि वो FATF की ब्लैक लिस्ट में ना आ सके। ये काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों FATF में भी दिमाग वाले लोग बैठते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि कौन मास्टरमाइंड है और कौन मास्टरमाइंड नहीं है। और ऐसे में अगर चालाकी करेगा पाकिस्तान तो ऑब्वियसली उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बाकी आपका क्या कहना है उसके बारे में कि इस तरीके से उसने आतंकियों का नाम हटा दिया? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।